जिंदगी कभी कोई सीधा सपाट मैदान नहीं होती। उसमें पहाड़ भी होते हैं, घने जंगल भी होते हैं, ऊबड़ खाबड़ जमीन भी होती है, कटीली झाड़ियां भी होती हैं, तो कहीं सुख और आनंद देने वाली शीतल मंद बयार भी चलती है, पवन भी चलती है। लेकिन इन स्थितियों के बीच, इन विरोधी स्थितियों के बीच में दो तरह के से हम लोग रिएक्ट करते हैं, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। एक तो ये कि हम मुश्किलों को देखकर पीछे हट जाएं, आगे बढ़ने से इनकार कर दें और अपनी जो रचनात्मक प्रतिभा जो हमें प्रकृति से मिली है उसे दबा रहने दें। और दूसरा रिएक्शन होता है हमारा, दूसरी प्रतिक्रिया होती है कि हम इन सब रास्तों को पार करने का संकल्प पैदा करें, अपने मन में एक जिद पैदा करें कि हम इन सब को हटाकर आगे बढ़ेंगे और जो भी हमारा लक्ष्य है, जो भी हमें आनंद देने वाला है, उसे हम हर हाल में पार करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, इस सारी चर्चा के केंद्र में हैं आज श्रीमती प्रभा जी लोढ़ा, जो मुंबई से साहित्य समाधान की टीम से मिलने आई हैं। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, बहुत गर्व की बात है और मैं बता नहीं सकती, ये शब्दातीत है, शब्दों से परे है। इसकी चर्चा, इसकी अभिव्यक्ति, मेरे शायद शब्द कम पड़ रहे हैं। तो उनकी जो भी भावनाएं हैं, उनका जो व्यक्तित्व, जो बातचीत के दौरान मैं उनको समझ पाई हूँ, उससे मुझे लगा कि आप सब लोगों के लिए ये अक्षय प्रेरणा का स्रोत हो सकती हैं, एक महत्वपूर्ण, आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण प्रसंग बन सकती हैं, जिनसे प्रेरित होकर के आप अपने जीवन के रास्ते को आसान कर सकें। इसलिए मैंने इनसे रिक्वेस्ट की, इनसे निवेदन किया कि ये अपनी बातचीत के दौरान अपने जीवन के वो मूल सूत्र हमें दें जो आपके जीवन निर्माण की एक नींव की ईंट बनकर के साबित हो सकें। तो दोस्तों, आज आप इनसे मिलिए। ये है प्रभा जी लोढ़ा। नमस्कार प्रभा जी। नमस्कार जी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आप यहाँ आई हैं और हम साहित्य समाधान को आपने कृतार्थ किया है एक तरह से। हम नहीं जानते थे कि हम इतनी दूर दूर तक अपनी पहुँच प्रसार कर चुके हैं। और मैं आपसे जानना चाहूँगी सबसे पहले कि आपने साहित्य समाधान को तलाशा कैसे? जब मैं YouTube में जा रही थी तो मुझे किसी की तलाश थी कि मुझे कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा था। उस आंसर को पाने के लिए अचानक मेरी नज़र साहित्य समाधान पर पड़ी और रीता जी गौड़, जो उनकी संस्थापिका है, उनके ऊपर मेरी नज़र पड़ी। तो मैंने थोड़ा सा सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इस तरह से फिर मैं उनकी खोज करती रही और उनके सारे आख्यानों को मैंने अपनी कॉपीज़ में प्रतिबद्ध कर दिया। तो दोस्तों, यहाँ मैं बीच में अपनी तरफ से एक बात कहना चाहूंगी। मैंने अभी शुरू में चर्चा की कि जिंदगी कभी सीधा सपाट मैदान नहीं होती। तो प्रभा जी लोढ़ा हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व हैं, जिन्होंने सारे ऊबड़ खाबड़ रास्तों को पार कर, ऐसा नहीं है कि जीवन में मुश्किलें नहीं आती, इन्होंने जो भी संकल्प किया उसे प्राप्त किया सफलतापूर्वक। और आज उम्र के इस पड़ाव पर भी ये इनका संकल्प था कि ये साहित्य से एमए करेंगी। तो ये महाराष्ट्र विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय से एमए कर रही हैं। और आपको ये जानकर अत्यंत सुखद आश्चर्य होगा कि इन्होंने अपने पहले सेमेस्टर में 80% अंक प्राप्त किए हैं और इनका जो प्रवेश है विश्वविद्यालय में वो सारे नियमों को तोड़ करके हुआ है। और इन्होंने वादा किया है अपने वाइस चांसलर से कि वे निश्चित रूप से 80% अंक ला करके दिखाएंगी। तो अब आगे इसी प्रसंग में, क्योंकि इनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि इन्होंने जीवन को नदी की तरह से जिया है, निरंतरता से जिया है। नदियों के सामने, नदी के प्रवाह में जैसे ऊबड़ खाबड़ रास्ते भी आते हैं, नदियां हमेशा आगे बढ़ना जानती हैं, पीछे लौटना नहीं जानती। वैसा ही कुछ व्यक्तित्व है, वैसा ही जीवन है प्रभा जी का। तो प्रभा जी, मेरा दूसरा सवाल है कि आपको साहित्य में बचपन से ही रुचि थी या हिंदी साहित्य से आप कैसे जुड़ी? बातचीत के दौरान हमें पता चला कि आपने इंग्लिश लिटरेचर में बीए ऑनर्स किया, फिर ऐसा क्या हुआ कि आप हिंदी की तरफ मुड़ गई? पहले मैंने हमारे घर में अंग्रेज़ी का बहुत रिवाज था। हमारे जो पिताजी थे वो अंग्रेज़ी के ही प्रवर्तक थे। वो हर काम वो अंग्रेज़ी में किया करना चाहते थे और हमारे घर में जो लाइब्रेरी थी वो सारी अंग्रेज़ी किताबों से भरी हुई थी। स्कूल में जब मैं प्रथम या सेकंड आती
तो मेरे पिताजी इंग्लिश की बुक्स ही मुझे गिफ्ट में दिया करते थे। आजकल के जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ें नहीं थी, किताबों से ही हमारी स्वीकृति थी, किताबें ही हमारे लिए सहेली थी, सखी थी, और किताबें ही हमें पुरस्कार के रूप में दिया जाता था। पर हमारी जो घर की लाइब्रेरी थी उसमें सब अंग्रेज़ी किताबें ही थी। हमने अंग्रेज़ी में सारा कुछ पढ़ाई की, मेरे भाई बहनों ने भी अंग्रेज़ी में ही सारा काम किया। लेकिन मेरी जो माता जी थी उन्होंने बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी से उन्होंने मैट्रिक परीक्षा जो पास की तो हिंदी के अंदर उन्होंने पास की, और उनको हिंदी का बहुत शौक था। जितने भी मैगजीन्स आती थी उस वक्त, सरिता है, कादम्बरी है, धर्मयुग है, गृह शोभा, ये सब वो हमारे घर में आया करती थी और वो देखा करती थी। हम लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं था उनमें। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही मेरी शादी हो गई, हम बॉम्बे आ गए और हमने कुछ देखा कि कुछ करना चाहिए, तो मैंने एक कविता कहानी के रूप में लिखी और अपने एक फ्रेंड को दी, और उसकी एक मैगजीन चल रही थी उस बार जगत, उसके अंदर वो प्रकाशित हो गई। तब मुझे लगा कि मेरे अंदर हिंदी का भी कुछ बीज है, उसको मुझे अंकुरित करना है। तो उस बीज को अंकुरित करने के लिए मैंने हिंदी साहित्य की और मेरा रुझान हुआ। चलिए, बहुत अच्छी बात। अब दूसरा सवाल मेरा आपसे ये कि आपने फिर हिंदी साहित्य में एमए करने का क्यों सोचा? क्योंकि मुझे आपकी जो पुस्तकें हैं मुझे प्राप्त हुई थी दोस्तों, ये पुस्तकें प्रभाजी लोढ़ा की लिखी हुई हैं, और ये है उमंग, और ये है उड़ान, और ये है दुनिया रंग रंगीली। और इसके इन 3 पुस्तकों के अतिरिक्त भी अन्य कई पुस्तकें हैं इनकी, अन्य कई समाज सेवी संस्थाओं से भी आप जुड़ी हुई हैं, बच्चों को निशुल्क पढ़ाती भी हैं आप। तो यानी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी आप बहुत ही सक्रिय हैं, बहुत ही गतिशील हैं। तो उस स्थिति में आपके मन में ये विचार, इतनी व्यस्तता के बावजूद आपके मन में ये विचार कैसे आया कि मुझे हिंदी साहित्य में एमए करना चाहिए? हिंदी साहित्य की रुचि मुझे बहुत रुझान था मेरे, और मैं कई किताबें, नॉवेल्स पढ़ा करती थी। तो मैंने सोचा कि मेरा काम 50 से 52 साल से पहले मैंने ये अपना बैचलर डिग्री किया था। मैंने कहा आज की जो नई चीज़ें, आधुनिक कविताएं हैं, आधुनिक गद्य, प्रेमचंद जी को छोड़कर, शरद चंद्र जी को छोड़कर और नई चीज़ें क्या हैं, मैं उत्सुक हुई कि आज के लेखक क्या लिख रहे हैं, आज के समकालीन लेखक में उनकी क्या क्या काव्य हैं, क्या उनकी कथाएं हैं, उसको जानने के लिए मैंने थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू किया। पर मैंने देखा कि गुरु के बिना कुछ संभव नहीं हो सकता। तो इस तलाश में मैं केसी कॉलेज बनारस, ये अपने बॉम्बे यूनिवर्सिटी में गई, और वहाँ पे बड़ी मुश्किलों से मुझे एडमिशन दिया गया। और इस तरह से धीरे धीरे मैं अपनी प्रतिभा को लाने के लिए अपने हिंदी की खोज मैंने करना शुरू किया कि किस तरह से मैं आज के आधुनिक कवियों को, आधुनिक साहित्यकारों को, रचनाकारों को मैं पढ़ सकती हूँ। तो इसलिए मैंने हिंदी को ही चुना, और इससे अभिव्यक्ति बहुत अच्छी मिलती है। हमारी राजभाषा हिंदी है, हमारी राष्ट्रभाषा तो नहीं बन पाई, लेकिन राज्यभाषा तो हिंदी है। सारे अपने जो काम होते हैं विधानसभा में हिंदी में ही होते हैं। तो मैंने देखा कि हिंदी को आगे बढ़ाना चाहिए। आज की जो जनरेशन है वो हिंदी में बहुत कम आगे बढ़े, बहुत कम। वो सोचती है कि अंग्रेजी ही सबसे बड़ी चीज़ है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि हिंदी में कितना बड़ा साहित्य भंडार, रत्न, अगर वो समुद्र के अंदर गोते खा के देखेंगे तो उनके हाथ जो है हिंदी साहित्य के रत्नों से भर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इस प्रसंग में एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप बच्चों को थोड़ा सा ये बताएं कि जब आप एडमिशन के लिए गई तो आपके सामने क्या क्या रुकावटें आई? क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है, मैं जितना उनको करीब से जानती हूँ, बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो संकटों से, समस्याओं से जूझना जानते हैं। ज़्यादातर निराश हो जाते हैं। आजकल डिप्रेशन की कितनी सारी प्रॉब्लम्स हमको सुनने में मिलती हैं युवा वर्ग में, तो जिससे कि उनको ये प्रेरणा मिले कि हर समस्या का समाधान होता है, लेकिन हमें जूझना पड़ता है। तो आप थोड़ा सा उन समस्याओं के बारे में बताएं। मेरे साथ तो बहुत कठिनाइयाँ आई, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी कठिनाई थी मेरी उम्र की। मैं 70 साल की हो गई थी, और कोई कॉलेज जो है महाराष्ट्र के अंदर 70 साल की युवा को एडमिशन नहीं देता। वो बड़ी मुश्किल से मैंने प्रिंसिपल से बात किया, सबने मना कर दिया कि नहीं हो सकता। मैंने अपने हिंदी के जो प्रधान अध्यापक हैं उनको भी पूछा, कहा कि आप मुझे एडमिशन दिलाइए, उन्होंने मना कर दिया। फिर मेरे पास जो कोरोना के समय में मेरे पास कुछ रचनाएं थी जो कि मैं ऑनलाइन भेजा करती थी, और वो ऑनलाइन प्रकाशित हो जाया करती थी। उसका सब मैंने कागज़ पे सारा उनका निकाला, और फिर मैंने उनको दिखाया कि देखिए मैं कैपेबल हूँ, मैं ये काम कर सकती हूँ। पर फिर उन्होंने, वो यूनिवर्सिटी वालों ने, उनका मीटिंग हुई और कहा कि भाई इनके अंदर प्रतिभा है और ये कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि क्या आप पास हो जाएंगी?
मैंने कहा पास क्यों, मैं आपको 80% मार्क्स दिखा के ला के दिखाऊंगी और सबसे प्रथम आऊँगी मैं अपनी क्लास के अंदर, जितने भी स्टूडेंट्स होंगे मैं प्रथम आऊँगी। और इस तरह से फिर मैंने धीरे धीरे मैंने उसमें एडमिशन लिया। एडमिशन के लिए उनको सर्टिफिकेट चाहिए होता था कि पिछले साल का बीए का सर्टिफिकेट चाहिए, वो मेरे पास नहीं था क्योंकि उसी वक्त मेरी शादी हो गई थी और किसी ने, हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि हमको बीए के सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, हमने सोचा भी नहीं था। मैं वापस बॉम्बे से वापस दिल्ली आई। दिल्ली में मैंने यहाँ से LSR से मैंने अपना बीए किया था इंग्लिश के अंदर। तो मैंने अपनी सर्टिफिकेट मांगी तो वो बोले जी पहले तो मैनुअल सर्टिफिकेट बनते थे और वो मैनुअल अब है नहीं, कहाँ क्या चले गए, वो नहीं मिल सकते। फिर भी मैंने कहा आप कोशिश करिए खोजने की। मैं वहीं पे 2-3 दिन रही पर कुछ मिला नहीं। फिर मैं बम्बई वापस चली गई। फिर अचानक मेरे वहाँ बम्बई में किसी ने कहा मुझे कि आप उनको कुछ रिश्वत दीजिए। फिर मैं फ्लाइट पकड़ के फिर मैं दिल्ली आई और मैं कॉलेज में गई। मैंने कहा देखिए आप एक बार ट्राई तो करिए, आपके कहीं पे मिल जाएगा आपको मेरा सर्टिफिकेट। वे नहीं मिल सकता। मैंने कुछ उपहार उनको दिया, आप इसको रिश्वत कह सकती हैं या उपहार कह सकती हैं, मैंने उनको दिया, लेकिन उन्होंने कोशिश की लेकिन उनको नहीं मिला। फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर गई और मैंने उनसे कहा कि भाई आप मुझे सर्टिफिकेट निकाल के दीजिए। वो बोले बहुत मुश्किल है, 50 साल पुराना मैनुअल सर्टिफिकेट हमें नहीं मिलेगा और उसके बिना मुझे एमए में एडमिशन नहीं दे सकते थे। वो लोग सारी चीज़ें पार कर सकते थे लेकिन सर्टिफिकेट के बिना वो नहीं दे सकते थे। उनके पास प्रूफ नहीं था कि मैंने बैचलर्स डिग्री पास कर ली है। फिर मैंने उनको फिर रिक्वेस्ट किया। फिर मैं उनके बॉम्बे यूनिवर्सिटी के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं उनके पास मैं गई, उनसे टाइम लिया। 2-4 दिन में फिर मैं दिल्ली में रही और उनसे फिर मैंने कहा कि आप जरा ढूंढिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमको 6 महीने का टाइम दीजिए। 6 महीने का टाइम दिया। रोज मैं डाक देखती, रोज मैं सर्च करती कि क्या मेरा सर्टिफिकेट मिला या नहीं मिला। अचानक सडनली एक दिन मेरा सर्टिफिकेट आया और मुझे बहुत खुशी हुई और मैं वो हाथों हाथ लेके मैं वहाँ गई। तो देखिए मैंने कितना मुश्किल और मुसीबतों से, मुझे रात को नींद नहीं आती थी, पूछती कि मेरा सर्टिफिकेट आया नहीं आया। और मेरे अंदर एक जुनून था कि मुझे एमए करना ही है, किसी भी हालत में हिंदी लिटरेचर मुझे एमए करना है। और हिंदी के प्रचार समितियों से मैं यहाँ बॉम्बे में जुड़ी और मैंने कहा कि भाई मैं किसी तरह से एमए करके आऊँगी और मैं इसके अंदर कुछ स्थान प्राप्त करूंगी कि मैं हिंदी को किस तरह से मैं प्रचार कर सकती हूँ, हिंदी को मैं किस तरह से आगे बढ़ा सकती हूँ। इसके लिए मैंने प्रयत्न किया। लगता है मैं आंधी तूफान सबको चीरती हुई पार करती हुई। तो जो मैंने कहा कि नदियों की तरह से आपने जिंदगी को जिया है और हर मुश्किल को पार कर आपने पीछे लौटना नहीं सीखा, तो आपके व्यक्तित्व पर ये बात बिल्कुल चरितार्थ होती है। दोस्तों हमें भी ये प्रेरणा लेनी चाहिए, आप लोगों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए, मुझे भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि समस्याएं हर जगह आती हैं, जीवन में हर क्षण समस्या है, लेकिन हमें उनसे घबराना नहीं है। आप सीखिए प्रभा जी से कि शिक्षा का जो उनका अतीत था वो कितना अंधकार में था। शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो आगे बढ़ी और आज इस मुकाम पर हैं कि हम उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। तो आप इस बात से एक जुनून अपने अंदर पैदा कीजिए, एक संकल्प अपने अंदर पैदा कीजिए ताकि आप भी इनकी तरह अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकें, अपने संकल्पों को पूरा कर सकें। तो एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको जब आप बताया कि 80% अंक आपको मिले, तो जब आपको पता चला 80% अंक आपको आए हैं तो आपकी क्या प्रतिक्रिया थी, कैसा अनुभव हुआ आपको? मैं इतना थक चुकी थी, मुझे 80% से मुझे कोई मायने नहीं रखता था क्योंकि मैं पढ़ना चाहती थी। मैं आज के आधुनिक कवियों को पढ़ना चाहती थी, आधुनिक रचनाकारों को पढ़ना चाहती थी। फिर मैंने देखा कि मार्क्स तो खाली मैंने कह दिया कि मैं लेके आऊंगी, पर कोई इसका ज्यादा महत्व नहीं है। इसके तो जो नॉलेज है, लेकिन आपने जो कहा था उसे करके दिखाया। मैंने उसको करके दिखाया और मेरा लक्ष्य था कि खाली मैं परीक्षा के अंदर पास हो जाऊं। किसी तरह से मैं अपने प्रिंसिपल को, जिससे मैं रोज लड़ती थी, जिसको मैं 10 बातें मैंने सुनाई भी कि आप क्या मेरी उम्र के लिए आप क्यों मेरी उम्र पूछते हैं, क्या कभी नदियों से किसी की उम्र पूछी, क्या सूरज की किरणों से पूछी, क्या चंद्रमा की शीतलता से पूछी, तो मेरे से ही क्यों आप मेरी उम्र पूछते हैं? मैं तो उम्र को कब की दराज में रख छोड़ती हूँ। मुझे अपना मुझे पता नहीं चलता कि मेरी उम्र क्या है क्या नहीं है। और मैं उम्र का दरिया में पार कर चुकी हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, मैं अपने स्वास्थ्य को देखते हुए। अच्छा, मैं आपसे अब ये भी कहना चाहूंगी कि आप पढ़ने का जो लक्ष्य है, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी आप अपने स्वास्थ्य को दीजिए। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आपका मानसिक चेतना ठीक रहेगी, तो आप
पढ़ाई में, साहित्य में या किसी चीज़ में भी आप आगे बढ़ते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा प्रभा जी आपसे बात करके, लेकिन हमारे कुछ साहित्य समाधान के विद्यार्थी हैं, उनके मन में भी कुछ एक जिज्ञासाएं हैं, तो अगर आप कहें तो मैं एक एक करके इनको बुलाऊं और ये जी हाँ। अपने एक दो जो भी इनके पास सवाल हैं जी हाँ। वो, ताकि ये जो सवाल पूछेंगे ये विद्यार्थी की दृष्टि से पूछेंगे, मैंने पूछा एक बड़े की दृष्टि से, तो इनकी सोच को विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए जरूरी है। जी जरूर, आमंत्रित है। अब आपके सामने आने वाले हैं विक्रम दान, जो साहित्य समाधान की नींव हैं, जिनसे आप व्हाट्सएप पर चैट करते हैं और जो आपको जवाब नहीं देते हैं, है ना। आप हमेशा मुझे मेल करके बताते हैं कि ये जल्दी से जवाब नहीं आ रहा है, तो आप देखिए आज उनकी कुछ जिज्ञासाएं हैं, वे प्रभा जी से प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो वे क्या प्रश्न पूछ रहे हैं। नमस्ते मैम। नमस्कार जी। मेरा तो ये सवाल है कि जैसे कि एक तो मतलब पूरा घर का काम है आपके पास में, उसके बाद में आपके पास सोशल लाइफ है, उसके बाद में पूरी फैमिली है, इतना सब कुछ काम होने के बाद में भी आपको पढ़ना है और 80% अंक भी लेके आने हैं, तो फिर एक पूरा शेड्यूल कैसे बनाए? क्योंकि हम अगर कोई भी इतना काम होता है तो फिर हमारे लिए या तो फिर हम सिर्फ सोशल लाइफ में जा सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं, या फिर दोनों में वो कहते हैं घालमेल हो जाता है हमारे, तो फिर वो आपने कैसे व्यवस्थित पूरा बनाया, वो हमारे लिए बहुत बड़ा। इसमें सामंजस्य स्थापित किया मैंने, और मैंने बहुत अच्छी तरह से स्थापित किया, और मुझे सहयोग भी अपने परिवार से मिला, अपने स्टाफ से मिला और अपने बच्चों से मिला, और मैं इस तरह से आगे बढ़ती गई। लेकिन मैंने ये देखा कि अपने घर का काम और परिवार मेरी प्रायोरिटी थी, मेरी सोशल्स मेरी प्रायोरिटी थी, लेकिन जो रात का समय था वो मेरा अपना था। तो रात को सब सुला के, सबको सब शांति से, जो जबकि सूरज सब लोग चले जाते हैं, उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की एक ध्यान से। मुझे वो हमेशा ख्याल है कि अर्जुन जो था हमेशा एक उस मछली की आँख ही देखा करता था, उसी तरह से मैंने अपनी पढ़ाई का वो संबंध लिया। एक और सवाल ये था कि मतलब तो इतना विस्तृत वो है पाठ्यक्रम है, फिर उसको इतना याद रखना, क्योंकि हमें भी इतनी कठिनाई आती है क्योंकि हम तो पूरे तरह से जुड़े हुए हैं अभी, फिर भी हमें एक ही कोई भी चीज़ को याद करने के लिए उसको 10 बार नहीं 15 बार देखना पड़ता है, फिर भी एग्ज़ाम टाइम में जाते हैं तो सब ऐसा लगता है कि भूल गए हैं, तो फिर उसको आपने कैसे मैनेज किया? इसका मैं एक छोटा सा आपको कहानी की तरह बताती हूँ। जब मेरा सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम था तो मैं सेकेंड पेपर जो पढ़ के गई, तो मैंने उसमें जो आंसर था वो मैंने फर्स्ट पेपर का उसमें आंसर लिख दिया और सेकेंड पेपर में फर्स्ट का आंसर लिख दिया। मैं थोड़ी निराश तो हुई, पर मैंने कहा कोई बात नहीं, अगले पेपर में बहुत ध्यान से पढ़ूंगी। तो आजकल मैं क्या करती हूँ कि एक चैप्टर जो होता है उसको मैं 3 बार पहले पढ़ती हूँ, उसको मन में फिर सोचती हूँ, उसका आत्मविश्लेषण करती हूँ कि मैंने क्या पढ़ा। उसके बाद मैं किताब बंद कर देती हूँ और वही सारी चीज़ें जो मैंने पढ़ी हैं वो मैं कॉपी में लिख लेती हूँ, और फिर जो मैंने पढ़ा है वो मैंने अपने मोबाइल के ऊपर मैं उसको टेप करती हूँ, और वो टेप मेरे साथ सारे दिन चलता है, घर में चलता रहता है। कोई भी काम करूँ या गाड़ी में हूँ या मैं वो टेप चलाती रहती हूँ और सुनती रहती हूँ। इससे मेरे दिमाग में थोड़ा बहुत आता है। पर हाँ, याददाश्त के लिए एक उम्र की जो दहलीज पे पहुँच गई हूँ, याददाश्त थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो मैं राहुल को कहना चाहूँगा कि उनके मन में भी बहुत मेरे से भी ज़्यादा जिज्ञासा है, तो वो भी ज़रूर आगे पूछेंगे। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी। जैसे कि आपने बताया मैम कि आप 73 साल की युवा हो, तो मैम जैसे कि हम आजकल के युवाओं को क्या प्रॉब्लम आती है कि थोड़ा बहुत पढ़ते हैं फिर मन भर जाता है, कब छोड़ो, कल पढ़ेंगे, परसों। तो इस प्रकार आप मोटिवेट कैसे करते हो अपने आप को कि नहीं मुझे तो पढ़ना है और आगे कंटिन्यू करना है? ये मैं सोचती हूँ, मेरे साथ भी ये होता है कई बार कि मन जो है अस्त व्यस्त हो जाता है, इधर से उधर चला जाता है। कुछ कुछ समस्याएं जिंदगी की, तो जिंदगी का नाम ही समस्या है, कुछ न कुछ विचार आते हैं तो वो पढ़ाई से वो ध्यान उतर जाता है। फिर मैं सोचती हूँ ये सब बेकार की चीज़ें, मेरा लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य है अच्छे मार्क्स लाना, साहित्य के अंदर आगे पढ़ना और बढ़ाना। 2 मिनट के लिए मैं अपना ध्यान जो अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ और ईश्वर का नाम लेती हूँ। ईश्वर का संबल मुझे बहुत मिलता है और वो नाम लेके फिर मैं सही हो जाता है, मेरा जो मस्तिष्क संतुलन है वो ठीक हो जाता है। मैं पानी पीती हूँ और फिर मैं वापस पढ़ने लग जाती हूँ। तो मैं युवा से कहूँगी, अगर उनका ध्यान इधर उधर अस्त व्यस्त हो, 2 मिनट वो आंखें बंद करके वो ध्यान करें, भगवान का नाम का स्मरण करें और अपने लक्ष्य के ऊपर सोचें कि वो क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं और उसके फायदा किसको हो गया, क्या उसका परिवार आगे होगा, फायदा होगा, उसको स्वयं को फायदा होगा। वो विचार करके वो आगे बढ़े तो उनका मन जो है वो एक तरफ टिका रहेगा। थोड़ा मुश्किल काम है ये, लेकिन टिक जाता है। तो मैम जैसे आप फिट रहने के लिए आप क्या करते हैं?
फिट रहने के, ये मेरा प्रायोरिटी है। मैंने सब कुछ छोड़ दिया क्योंकि एक उम्र के उस पड़ाव पे पहुंच गई हूँ कि जो मेरा पहला ध्येय है वो मेरी शरीर है। अगर मेरा शरीर और मेरा मस्तिष्क सही रहेगा तो मैं ही पढ़ पाऊंगी, समाज सेवा कर पाऊंगी और सब कुछ कर पाऊंगी। पढ़ाई के बाद मैं स्विमिंग करती हूँ। मैं स्विमिंग के अंदर मैं हमेशा फर्स्ट आती हूँ। मैं राष्ट्र के लिए, अपने महाराष्ट्र के लिए मैंने स्विमिंग किया, उसमें मुझे मेडल मिला। उसके बाद मैं योगा करती हूँ, योगा किया, योगा के बाद फिर मैं नाश्ते के बाद फिर मैं थोड़ा सा घर का देखती हूँ और उसके बाद फिर मैं शाम को 1 घंटा फिर वॉक करती हूँ। जब मैं वॉक करती हूँ तो मैं अपने कान में जो प्रवचन होते हैं, जो आपकी समस्या समाधान के जो लेसन्स होते हैं, उनको मैं सबको सुनती हूँ। 2 बार सुनती हूँ, 3 बार सुनती हूँ, तब तक मेरे मस्तिष्क में बैठ जाता है और मेरी इस तरह से मेरी तैयारी होती है। तो मैम जैसा कि आपने पहले बताया कि आप बहुत कम सो पाते हो, ठीक है, तो आप फिर अपने आप को मैनेज करने के अगले दिन पढ़ाई करने के लिए आप कैसे अपने आप को तैयार कर पाते हो? क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि अगर हम, ये डॉक्टर बोलते हैं जैसे कि 6-7 घंटे अगर नींद नहीं ले पाओ तो हमको फील भी होता है कि हम एक दिन नहीं सो पाते, तो बॉडी थोड़ा सा अगले दिन के लिए तैयार नहीं हो पाती है। तो आप कैसे मैनेज कर लेते हो? ये मेरी कमी है कि मैं अपने नींद के ऊपर मैं उसके साथ दुर्व्यवहार कर रही हूँ। ये मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे मालूम है ये बात, लेकिन मैंने अपना ध्येय बनाया कि मुझे एमए पास करना है साहित्य के अंदर, हिंदी साहित्य में मुझे एमए आगे करना है। और सब चीज़ें मैं इग्नोर कर सकती हूँ, लेकिन ये मैंने परीक्षा जो मैंने अपने दिमाग में भरी है कि भाई मुझे ये एमए किसी तरह से भी अच्छे परिमाण ला के दिखाना है अपने सब टीचर्स को सारे, क्योंकि सब स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम तो बहुत होशियार है। मैम, मैं होशियार नहीं हूँ, मैं दिन भर मेहनत करती हूँ ये आगे लाने के लिए, अपने आप को आगे लाने के लिए। कोई मेरा दिमाग ऐसा नहीं कि मैं आपका दिमाग जैसा है वैसे ही मेरा दिमाग है, लेकिन मैं उसके परिश्रम करती हूँ, दिन भर उसके परिश्रम करने के बाद मैं ये लेती हूँ। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि मैं एक बार परीक्षा पास कर लूँगी, फिर मैं अपनी नींद के जो मेरी वो है, गतिमान है, प्रवाह है, उसको मैं सही लाऊंगी। पर नींद सचमुच बहुत ज़रूरी है, मैं इस बात को मानती हूँ। तो मैम जैसे आजकल के युवाओं को आप क्या मतलब कहना चाहोगे, जो आजकल लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा अपना टाइम व्यतीत कर रहे हैं, उनके लिए आपकी तरफ से कोई संदेश? हाँ, मेरे पास ये संदेश है। मैं खुद अपने बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को भी बोलती हूँ कि सोशल मीडिया कम से कम यूज़ करो। खाली 1 घंटे एक निश्चित बना लो कि शाम को देखो या सुबह दोपहर को देखो, पर दिन भर उसको मत चलाओ। उससे क्या होता है कि बहुत फीलिंग्स आती है कि वो तो इतना आगे बढ़ गया, हम नहीं है, वो ऐसा है, हम नहीं है, तो उससे आत्म संतुलन, जो मस्तिष्क संतुलन है, वो बिगड़ जाता है और उसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है। अगर एक हम लोग यूट्यूब पे कुछ देखना शुरू करते हैं तो जैसे देखते लगते हैं हम लोग, तो हमको पता नहीं चलता कि 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हमने यूट्यूब पे देखते रहे, हम कोई भी रील देखते रहे या किसी का कुछ भी देखते रहे, तो ये तो ठीक नहीं है। अपनी पढ़ाई के साथ हमें ज़रूर कदम से कदम मिलाना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि आज के ज़माने में क्या हो रहा है, लेकिन इसके जो कमियां हैं वो ज़्यादा हैं, इसके लाभ कम हैं, पर लाभ को हमें कैप्चर करना चाहिए और इसके लाभ को लेके आगे बढ़ना चाहिए। मैम, मेरा नाम लेखराज है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आप पहले बता रहे थे कि आपने बहुत सारी चीज़ें जो है वो इसको परस्यू करने के लिए छोड़ दी। जैसे आप पार्टी किया करते थे, जैसे आप कुछ गेम्स खेला करते थे, लोगों या अपने दोस्तों के साथ घूमा करते थे, तो कितना ज़रूरी होता है वो सब त्यागना अपने किसी लक्ष्य को अचीव करने के लिए? किसी तरह से मैं ये बैलेंस नहीं कर पाई, शायद ये मेरी कमज़ोरी थी या मेरा लक्ष्य था कि मुझे एमए की परीक्षा पास करनी है। अगर मैं शायद यंग होती तो मैं सबका सामंजस्य स्थापित कर सकती थी, मैं गेम्स को परस्यू कर सकती थी, अपने सोशल को परस्यू कर सकती थी, सब जो चीज़ मेरी शौक हैं, कविताएं हैं, शौक हैं, लिखना शौक है, वो सबको मैं कर सकती थी। लेकिन इस उम्र के आने के बाद थोड़ी शारीरिक कमजोरियां हो जाती हैं, तो इसलिए एक चीज़ ही मैं ले पाती हूँ। तो युवा पीढ़ी तो सबको एक साथ लेकर चल सकती है, जो उसकी प्रायोरिटी को वो कर सकती है कि ये उसकी प्रायोरिटी है और ये उसकी प्रायोरिटी नहीं है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मेरी उम्र जो है थोड़ी सी साथ में सामने आ गई, तो मुझे अपनी पढ़ाई को ज़्यादा ध्यान देके ये सब चीज़ों को मुझे छोड़ना पड़ा। तो ये मतलब युवाओं के लिए छोड़ना ज़रूरी होता है? नहीं, युवाओं को छोड़ना नहीं चाहिए, इसको ज़िंदगी में सामंजस्य बनाना चाहिए। खाली पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है। मेरे लिए तो पढ़ाई सब कुछ थी, क्योंकि मैं सोची थी कि मुझे ज़िंदगी की संध्या है ये मेरी, शायद आगे मुझे मौका मिले या न मिले, तो इस संध्या में कब ये संध्या ढल जाएगी, गोधूली की बेला कब चली जाएगी, मुझे नहीं मालूम। उसके लिए मैंने एमए के लिए मैंने हिंदी के अंदर मैंने कहा मुझे यही चीज़ करनी है, इसलिए मैंने छोड़ा। लेकिन युवा पीढ़ी के सामने तो बहुत ज़िंदगी पड़ी हुई है,
तो उसको ज़िंदगी का मज़ा लेते हुए, पढ़ाई का ध्यान करते हुए उसको आगे बढ़ना चाहिए। सब कुछ ज़रूरी है। जिस तरह हम खाना खाते हैं उसमें दाल में नमक भी चाहिए, मिर्ची भी चाहिए, खटाई भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। उसी तरह ज़िंदगी का असली मज़ा, ज़िंदगी वही है जब कुछ सब कुछ होते हुए आप पढ़ाई को आगे परस्यू करें। मतलब इनको बैलेंस कैसे किया जाए, या मतलब ये जो चीज़ें हैं पढ़ाई के अलावा भी ये एक टाइम पे हावी होने लग जाती है, तो इनको कैसे बैलेंस किया जाए? इनको हावी नहीं होने देना चाहिए। आप प्रायोरिटी देखिए कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। पढ़ाई का एक पलड़ा दीजिए और दूसरे पलड़े में आप अपनी सारी चीज, शौक है, आपकी जो सारी समय है वो उस दूसरे पलड़े के अंदर रखिए, तराजू में, और दोनों को बराबर रखिए। लेकिन पढ़ाई को, अब युवा पीढ़ी, पढ़ाई के बिना कुछ नहीं होगा। पढ़ाई से आपका मस्तिष्क जो है वो विस्तृत होता है, आप सोचने की शक्ति बढ़ती है, आप एक दूसरे से अपना जो आप सोचते हैं, जो आपके निर्णय करते हैं, निर्णय शक्ति बढ़ती है आपकी। पढ़ाई, इसलिए पढ़ाई बहुत जरूरी है और पढ़ाई से ही आगे बढ़ा जाता है इंसान। इसलिए दोनों को सामंजस्य रखना बहुत जरूरी है। सामंजस्य के लिए आप खुद सोचिए कि आपके लिए क्या जरूरी है। खेल जरूरी है तो खेल करिए, आपके लिए जो भी चीज़ जरूरी होती है, सोशल मीडिया जरूरी है, या आपको आगे आने के लिए और क्या चीज़ें चाहिए, बागवानी है या कुछ भी है जो आपके शौक हैं, उसको भी रखिए, उसके साथ साथ पढ़ाई भी करिए। कभी कभार मैम ऐसा होता है कि जैसे पढ़ाई हम कर रहे हैं तो कोई टॉपिक या फिर कोई चीज़ जो है वो समझ में नहीं आ रही है, तो उस टाइम पे ऐसा लगता है कि क्यों कर रहे हैं, छोड़ कुछ और कर लेते हैं, या ये मेरे लिए ज़रूरी है भी या नहीं, ऐसे थॉट्स आते हैं, तो उनसे कैसे डील किया जाए? मन में बहुत थॉट्स आते हैं, मेरे भी मन में कई बार आता है कि मैं इतना पढ़ाई को दे रही हूँ ध्यान, तो मैं क्यों दे रही हूँ, किस लिए दे रही हूँ, इसका रिपोकशन क्या होगा, इसका नतीजा क्या है। लेकिन बाद में मैं खुद अपने अंतर्मुखी होकर अपने आप को सोचती हूँ कि नहीं, इससे मुझे बहुत फायदा है, पढ़ाई से मुझे बहुत फायदा है, मेरे परिवार को फायदा है, और अगर मैं पढ़ूंगी लिखूंगी तो मेरे जो विस्तृत ज्ञान होगा उससे मैं सबको बहुत प्रभावित कर सकूंगी। ज्ञान ही मेरे आगे काम आएगा, और ये सब जो चीज़ें हैं, और चीज़ें हैं जो भौतिक चीज़ें हैं, वो दिमाग में इतना काम नहीं आएंगी जितना कि मेरे ज्ञान मेरे काम आएगा। उस चीज़ को सोच के मैं आगे बढ़ती हूँ और अपने दिमाग के अंदर में संतुलन करके मैं इस बात को ध्यान में रखती हूँ कि पढ़ाई मेरे लिए बहुत कुछ मायने रखती है। मैम, अच्छे और सपोर्टिव लोगों का साथ में होना अपने किसी भी लक्ष्य को अचीव करने के लिए कितना ज़रूरी है, और ऐसे लोगों को कैसे पहचाने कि वही अपने को सपोर्ट कर रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, बहुत मुश्किल है इसका जवाब देना। मैं भी इसमें बहुत ही प्रॉब्लम से फंस जाती थी, क्योंकि जिस सर्कल से मैं जुड़ी हुई थी, कहते क्यों पढ़ रहे हो तुम, वो भी हिंदी में। हिंदी का क्या, आज के हिंदी का कोई चर्चा ही नहीं है। ये ग्लोबल लाइफ के अंदर, ग्लोबलाइजेशन के अंदर हिंदी कोई काम की चीज़ नहीं है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, इससे हम अपने भावों की अभिव्यक्ति इतनी अच्छी कर सकते हैं, और इतना बड़ा हमारे साहित्य भरा हुआ है हिंदी के अंदर कि हम एक एक करके अगर इसको ढूंढें भी तो हमें अंग्रेज़ी के अंदर या कोई और भाषाओं के अंदर हमें उतना नहीं मिलेगा जितना कि हिंदी भाषा में है। और आजकल गवर्नमेंट भी ट्राई कर रही है, लोग अलग अलग संस्थाएं बना रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि हिंदी का प्रचार किया जाए। जो हिंदी भाषी राज्य नहीं है उनके अंदर भी हिंदी का प्रचार बहुत हो रहा है। तो लोगों की कम परवाह करके आप खुद अंतर्मुखी होकर सोचिए कि हिंदी भाषा का क्या रूप है, कैसे हमारे आगे हम बढ़ सकते हैं। और ये तो मातृभाषा है, बचपन में ही जो बच्चा है, हम लोग हिंदी में अगर बात करते हैं तो हिंदी सीख जाता है, उसको कोई सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और भाषाओं को हमें सीखना पड़ता है, सब कुछ करना, अध्ययन करना पड़ता है, लेकिन हमारी जो अपनी भाषा है वो बचपन से इंसान सीख जाता है। तो इसके लिए अपना हिंदी को ध्यान में रखें, ना कि और लोगों के क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। ज़रूरी है अपना एक दूसरे का सहयोग, लेकिन कई बार नहीं मिल पाता है, उसमें अपना ध्यान रखना चाहिए। मैम, साहित्य समाधान से जो जुड़े हुए हैं जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए कोई मैसेज जो आप देना चाहेंगे? हाँ, मैं कहना चाहूँगी कि खाली साहित्य की रुचि नहीं होने के कारण साहित्य के साथ आप समाज के लिए भी कुछ कार्य करें। खाली आप साहित्य में जुड़ें, खाली आप पढ़ रहे हैं, आपको एमए करना है, पीएचडी करनी है, या कोई आपको स्थान लेना है, आईएएस में जाना, आईपीएस में जाना, ठीक है, लेकिन समाज को भी, समाज आपको इतना दे रहा है, इसलिए समाज को भी आप दीजिए। मैंने भी ये सोचा कि मैं भी कुछ करूं। मैंने तो अपने लिए तो बहुत कुछ किया, कर भी रही हूँ, लेकिन फिर मैंने जो हमारे लो इनकम ग्रुप के बच्चे हैं, जो झोपड़पट्टियों में रहते हैं, उनको मैं इकट्ठा करके उनको प्रेरणा की कहानियाँ सुनाती हूँ।
हर सैटरडे को उनका पीरियड होता है और वो मुझे अम्मा, कहानी वाली अम्मा के नाम से पुकारते हैं। तो मुझे इतनी खुशी मिलती है, इतनी खुशी मुझे कहीं नहीं मिलती जब मैं उन बच्चों के बीच में बैठती हूँ, उनको बातें बताती हूँ, उनकी क्यूरियस आंखें देखती हूँ, उनके प्रश्न सुनती हूँ कि वो सब पूछते। और ये सब मैं हिंदी में कहती हूँ, अब मैं अंग्रेजी का एक शब्द व्यवहार नहीं करती। और बच्चों से मैं वापस सुनती हूँ कि आपने इससे क्या सीखा। हर एक कहानी की सीख मैं उनसे सुनती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। समाज को मैं वापस देना चाहती हूँ जो कि समाज ने मुझे दिया। तो विद्यार्थियों से मेरी यही अर्ज है, मेरी इल्तिजा है कि वो समाज के लिए भी कुछ काम करें, समाज को भी आगे बढ़ाने में सहयोग दें। जो कि लेस इनकम ग्रुप के पीपल हैं या जिनको वो चीज़ें नहीं मिली जो कि हमें मिल रही हैं, वो उनको आगे बढ़ाने के लिए उनका सहयोग करें। थैंक यू सो मच मैम। दोस्तों, ये हुई हमारी आज की बात। और मुझे जो एक बात इस पूरे सत्र में, सारी बातें यूँ तो प्रेरणास्पद थी, लेकिन एक बात जो मुझे आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी लगी वो ये कि प्रभा जी ने कहा कि तराजू में एक तरफ हमें अपना लक्ष्य रखना है और दूसरी तरफ हमें अपने सारे खेल कूद मौज शौक रखने हैं और उन दोनों पलड़ों को संतुलन में रखना है। इस बात को दोस्तों आपको इस बात से सीखने की ज़रूरत है। अब कैसे आप इन दोनों पलड़ों को बराबर रखेंगे, तो इसमें मैं अपनी तरफ से आपको ये जोड़ती हूँ कि खेल भी है आपका, स्विमिंग भी है आपकी, आपका संगीत भी शौक है, आपका घूमना भी शौक है। तो आप किसी भी एक शौक को एक बार में आगे बढ़ाएं और आधा समय आप अगर उसको दे रहे हैं तो आधा समय आप अपने लक्ष्य को दें। उसके बाद जब आपका वो एक शौक पूरा हो जाए तो आप दूसरे शौक को पूरा करें, लेकिन अनवरत आपका जो लक्ष्य है जीवन का, जिससे आपका करियर बनने वाला है, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो इससे आप कुंठित नहीं होंगे, आप फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे और आप जीवन में वो सुख प्राप्त कर पाएंगे, वो आनंद प्राप्त कर पाएंगे जो लक्ष्य की प्राप्ति पर हर इंसान को होता है। तो दोस्तों, ये आज का हमारा एक बहुत ही अद्भुत पल है जबकि मैं प्रभा जी के साथ हूँ। इतनी सारी बातचीत मैंने जीवन में कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे जीवन में ये पल भी आएगा। तो सच है कि ज़िंदगी कब क्या दिखा दे हम नहीं जानते, तो ज़िंदगी को हर पल जीना चाहिए। तो आप, उम्मीद करती हूँ कि इनसे बहुत प्रेरणा लेंगे। तो प्रभा जी का मैं आप सबकी तरफ से, पूरे साहित्य समाधान परिवार की तरफ से बहुत सारा आभार व्यक्त करती हूँ। मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने यहाँ आए आप। मेरे लिए तो पूरे साहित्य समाधान के लिए गर्व का विषय है कि आप मुंबई से चलकर यहाँ पर हम लोगों से मिलने के लिए आए। इससे बड़ी उपलब्धि साहित्य समाधान की मेरी दृष्टि में और कोई हो नहीं सकती। तो आपको बारंबार साहित्य समाधान के 1.25 लाख विद्यार्थियों की तरफ से नमन करती हूँ। मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इतना सुअवसर दिया गया कि मैं अपने विचारों को प्रकट कर सकूँ। धन्यवाद।